अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या सुनाने वाले हैं 10 साल की बच्ची माँ कैसे बनी और इस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म किसने किया। ये सच्चा वाक़या सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये सच्चा वाक़या सुनने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और छोटे बच्चे और बच्चियों के माँ बाप से ये स्टोरी ज़रूर सुनें और शुरू से आखिर तक सुनें और उस पर गौर करें, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी में अक्सर छुपा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें पाकिस्तान कराची के एक खातून डॉक्टर ने बताया है। वह खुद बोलती है ये वाक़या खुद उसके अपने अस्पताल में पेश आया है और उसने उस बच्ची की डिलीवरी खुद अपने हाथों से की है। उस खातून ने कहा है कि ये सच्चे वाक़या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ताकि सभी इससे सबक हासिल करें। डॉक्टर नफीसा कहती हैं कि मेरा नाम डॉक्टर नफीसा है। उस सोमवार का दिन था जब एक औरत अपनी कोई 10 साला बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई थी। मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बढ़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे लगा शायद कोई बीमारी होगी या पेट इसीलिए बड़ा होगा कि उसके पेट में पानी जमा हो गया होगा। लेकिन जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो इसकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे अपना दामन फैला दिया। मैंने जब इसकी तरफ नासमझी से देखा तो उसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा ले। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो समझ गई कि क्या मामला है। दरअसल 10 साला बच्ची प्रेग्नेंट थी और अब लड़की की माँ मुझसे ये कह रही थी कि मैं इसकी जान यानी कि इसकी इज्जत बचा लूँ ताकि किसी को भी ये मालूम ना हो कि बच्ची प्रेग्नेंट थी। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बच्ची पेट से है। आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना तो पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और यह कैसे प्रेग्नेंट हुई। क्या उसके साथ कोई जुल्म या ज़्यादती हुई है? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा तो बच्ची की माँ कहने लगी, नहीं जी, ये बात मैं नहीं जानती, आप किसी की से भी पूछ लें। उसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत ने नफ़रत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। फिर मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वह तो इसको ज़िंदा गाड़ देंगे। आपके शौहर को नहीं पता इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का? क्या आपके शौहर को नज़र नहीं आ रहा? मेरी बात सुनकर वह अपने आंसू पोंछने लगी और बोली, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची बहुत नेक है। ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है, तो ये न सिर्फ और बच्चों से आगे है बल्कि दूसरे बच्चों को भी कुरान पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि कुरान पाक की इसे बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से तो मेरी बेटी पर कोई भी कभी भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और वैसे भी अभी इसकी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो इसका बचपन है। आप ये ना समझिए कि मैं इसकी माँ होकर इसकी तारीफ़दारी कर रही हूँ, बल्कि बात दरअसल ये है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं और स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूलियत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, लेकिन बस क्या करे, जो अल्लाह की मर्ज़ी। यह कहकर उस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के किसी जुल्म और ज़्यादती से ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, नहीं तो इसकी माँ से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा। मैंने देखा इसकी माँ नज़रें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि इसकी माँ पूरी बात बताना नहीं चाहती थी। मैंने इससे कहा कि आपको बच्ची की सोनोग्राफी तो करवानी ही होगी, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और उसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वह औरत सोनोग्राफी करवाने पर राज़ी हो गई। इसकी बच्ची को मैं सोनोग्राफी वाले कमरे में लेके जाने लगी तो औरत बोली, डॉक्टर साहबा, मैं भी साथ चलूँगी। ऐसा लग रहा था कि वह औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाह रही थी। शायद वह ये नहीं चाहती थी कि बच्ची मुझसे कोई बात करे। मुझे अजीब तो लग रहा था, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। सरकारी होता तो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते।
डॉक्टर की हर बात को मानते हैं। वह औरत भी अपनी बेटी के साथ सोनोग्राफी वाले कमरे में आना चाहती थी। मैंने उसे मना नहीं किया और मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। मैं इसकी बेटी की सोनोग्राफी करने लगी। वह भी स्क्रीन पर नज़रें गाड़े देख रही थी। देखकर मुझे बोली, क्या लगता है फिर आपको कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है, क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज्जत और बेइज्जत की बात तो ना ही करें। ये छोटी लड़की है और वैसे भी जब इसने कोई जुर्म किया ही नहीं तो आप खामख्वाह इसके सर पर एक ही चीज़ बार बार क्यों थोप रही हैं? छोटी बच्चियों को तो ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पता नहीं ये घटिया हरकत इस बेचारी के साथ किसने की है। आपको अपनी बेटी के आसपास के माहौल की खबर रखनी थी। आपको पता लगाना होगा कि ये किसके साथ मिलती थी, क्या करती थी, कहाँ जाती थी, किसके साथ कौन कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। सोनोग्राफी रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि हम आपकी बेटी के साथ क्या मामलात करते हैं। मैंने उस औरत को बता दिया कि हालांकि मैं सब कुछ जानती थी, अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात तो थी नहीं, पर मैं आधा घंटा सोच विचार करने लगी कि मैं इस औरत को क्या बात कहूँ, कैसे कहूँ, क्योंकि कोई भी माँ अपनी 10 साला बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। ये सच्चाई जानकर कहीं वह अपनी बच्ची को मारना पीटना ना शुरू कर दे। मैंने उस औरत के साथ बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा, देखिए, आपकी बच्ची बहुत नाजुक हालात से गुजर रही है। इस लम्हे पर आपकी उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल करनी होगी। अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तभी इसकी ज़िंदगी आसान होगी। वैसे भी आप बच्ची की माँ हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ बुरा सलूक करेंगी। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और उसे बच्चे को उठाए हुए 7 से 8 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को मैं अगर इस मौके पर कोई भी दवा दूंगी तो हो सकता है उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए मुश्किलात हो जाएं। इस मौके पर हम इसके बच्चे को ज़ाया नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि अपनी बच्ची को ले जाएं और उसका ख्याल रखें, बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए और इस पर क्या किया भी नहीं जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है और आपकी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है। उसका ख्याल रखिए, उसे घर ले जाएं। मैंने उस औरत को ये बात कहकर मुतमईन करना चाहा, मगर वह रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहबा, आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूँ तो बच्चा पैदा होने से पहले ये ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दी जाएगी। आप मेरी जगह खुद को रख कर देखें। बताए भला, आप ऐसे किसी बच्ची की माँ होती और वह ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती तो आपका शौहर आपको माफ़ करता? सारी बातें तो बच्ची की माँ पर ही होती है, सवाल उसके तरबियत पर उठते हैं। मैं इस बच्ची की हालत में इसे घर नहीं ले जा सकती। आप कोई ना कोई हल बता दें, वरना मेरे लिए अपनी बच्ची को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। इस औरत की संगदिल देखकर मैं हैरान रह गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपकी बच्ची का आपके अलावा सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, ये बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि ये बच्ची या तो मौत के मुंह में जाएगी या फिर आप इसका कोई इलाज कर दें। ये बात कहकर बच्ची की माँ रोने लगी। तब मैंने बच्ची की माँ को पेशकश की कि मैंने इस औरत से एक बात कही कि अगर तुम अपनी बच्ची को मेरी क्लिनिक पर ही रहने दो, बच्चा पैदा होने तक इसे घर ना ले जाओ, तो क्या ये मुमकिन है? उसने झट से कहा, हाँ, ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि मैं अपनी बेटी को अपनी बहन के पास भिजवा दिया है। बहनें तो साझी होती हैं, मेरा साथ ज़रूर देगी। इसे भी पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या मामला है। आप बताएं, आप इस काम के कितने पैसे लेंगी? वो औरत बीमार भी थी और साथ में मजबूर भी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो इस बच्चे पर तरस खा कर कह रही हूँ। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त कोई नहीं होता, मैं भी होती हूँ तो बस इसका ख्याल रखूँगी। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो इसे यहीं पर छोड़ जाइए। इस बच्ची की माँ को और क्या चाहिए था, वो तो पहले ही से परेशान थी। कहने लगी, ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ जाऊँगी। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा, क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने मुझे सारी बातें बताई। मेरा शक था कि शायद स्कूल वाले ने या वैन वाले ने इसके साथ ऐसी हरकत की हो, जिसके नतीजे में ये ऐसा हो गया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई, हालांकि वो डरी हुई भी नहीं थी। लगता था कि बच्ची के इल्म में ये बात है ही नहीं।
उसके साथ हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ, वह मुझसे अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी। डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे भी बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी? हाँ बेटा, तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया और कहा कि अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना होगा और अपने लिए दुआ करो और याद करने की कोशिश करो कि अगर किसी ने कभी तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो तो मुझे सच सच बता दो। उसने तो ना समझे में सर हिला दिया। बोली कि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं इसकी बातों को समझ तो रही थी मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की माँ अगले दिन आई। उसके हाथ साथ हलवा और बहुत सारे ऐसी खुश्क चीज़ें थी जो अपनी बच्ची के लिए थी। मैंने बच्ची की माँ को सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की माँ ने ये भी कहा कि वह अक्सर औकात उससे मिलने आएंगी। उस बच्चे के दिन करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी हो रही थी कहीं इस बच्चे का केस गैर मामूली सूरत हाल अख्तियार ना कर ले, क्योंकि मैंने उसकी माँ से कह रखा था कि मैं इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बच्चे का केस मेरे हाथ में है तो मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना ही इसके मुस्तकबिल पर कोई फ़र्क पड़ेगा। खैर वलादत के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मटोल खूबसूरत और सेहतमंद थे। मैंने उस बच्चों को देखा, मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही। वह दोनों जुड़वा बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था। उस बच्ची की सेहत बहुत ख़राब थी। मैं उसे अस्पताल से घर ले गई। अब वो बड़ी बड़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उसकी हालत पर दुख भी हो रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची को तो कुछ मालूम ही ना था। बहरहाल वो बच्चे तो इसी के थे। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में ये बात किसी को ना बताए। बच्ची की माँ को भी मैंने सारी हकीकत बता दी कि जो बच्चे पैदा हुए हैं इसे मैंने बेऔलाद जोड़ों को दे दी है और आपको इनके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची की माँ अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई। उसने मुझे हज़ारों रुपये दिए और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने मुश्किल वक्त में बस मेरा साथ दिया है। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को खाला घर छोड़ कर आई हूँ। वह मुतमईन हो गया था। वैसे भी वो अपने बच्चों की ज़्यादा खबर नहीं रखता, लेकिन अगर उसे पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता या क्या करता। ये कहकर वह बच्ची को लेकर चली गई। मेरे ख्याल में तो अब वो मुतमईन थी और इसकी फ़िक्र भी ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे इसकी बेटी बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ बताना चाहती थी मगर मारे परेशानी को कुछ बता नहीं पाई। मैंने मज़ीद इससे कुछ नहीं कहा। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझसे कहा, अजीब बात बोली कि आपको नहीं लगता कि बच्ची के माँ का रवैया कुछ अजीब सा था? मुझे लग तो ऐसा रहा था मगर मैंने सब झटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसे भी मैंने ये केस अपने जहन से भुला दिया था। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस बच्चे को दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे दोबारा से उस बच्ची को देखना पड़ेगा। मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी मुसीबत थी जो उन लोगों पर आई थी। मुझे इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि वह माँ अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी, उसे बाहर आने जाने नहीं देगी। ना सिर्फ ये कि इसकी हर हरकत पर नज़र रखेगी बल्कि इसके मिलने जुलने वालों पर भी ध्यान रखेगी। मैंने तो बस यही सोचा था कि यह आखिरी और पहला वाक़या होगा जो इस बच्ची की ज़िंदगी में आएगा, मगर फिर वह वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन कोई 7-8 महीने गुजरे थे कि वह बच्ची दोबारा मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार भी इसकी माँ साथ थी और बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद काफ़ी बढ़ चुका था। लगता था कि इसकी ज़िंदगी में कोई और मसला है। मैं समझी शायद कोई दूसरा मसला है जिसके लिए मेरे पास बात करने आई है, लेकिन उसने तो आते ही मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ गिरा दिए। मैंने पूछा, क्यों आना हुआ? कहने लगी, मेरी बच्ची दोबारा से वही अलामात ज़ाहिर हो रही है। कैसी अलामत? तो लड़की की माँ रोने लगी। उसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि मामला फिर से गड़बड़ हो गया है। उसके साथ दोबारा वही सब कुछ हो चुका है जिसके लिए वह पहले मेरे पास आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसे हादसात से बार बार कैसे गुजर रही है, और दूसरी तरफ उसकी माँ, उसके बारे में कोई ख़बर ही नहीं और ना ही लड़की को पता है। मैंने कहा, ये सब कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बच्चे के इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये हरकत कर सके, तो फिर ये सब क्या है? लड़की की माँ रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे तो खुद उसके बारे में नहीं पता। मेरी तो टांगें काँप रही हैं उस वक्त से जब से मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया। आप कम से कम उसका टेस्ट करके पता लगाएं कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह सही है या गलत है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कहीं और टेस्ट नहीं करवाया।
चूँकि मेरे हालात से पहले भी आप वाकिफ़ हैं, इसलिए सीधी मैं आपके पास आई हूँ। आप खुदा के लिए चेक करके बता दें कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत। अल्लाह करे कि जो कुछ मैं सोचती हूँ वो गलत निकले, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। अब तो उसके बाप से भी क्या बहाना करूँगी। अब तो मेरी ज़िंदगी में वह तूफ़ान आएगा, मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी कि वह खामख्वाह शक ना करे। पहले आप अपनी बच्ची का चेक तो करने दें, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती आप कोई अंदाज़ा कायम ना करें। मगर जब मैं इसे अल्ट्रासाउंड वाले रूम में ले गई, अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही मेरे तो कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की माँ को भी सच सच बता दिया। कहने लगी कि ऐसा मत कहें, कह दे कि ये झूठ है। सच कहती हूँ, कुरान पर हाथ रख कर खाने को तैयार हूँ। मेरी बातें बिल्कुल सही हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। आप शायद मुझ पर ही शक कर रही होंगी और सोच रही होंगी कि कैसी माँ है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी बात भी नहीं जानती। लेकिन कसम खा कर कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा। आपको परेशानी तो नहीं होगी जो इससे पहले हुई, मगर बार बार ऐसा होने से आपकी बच्ची की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसे मामलात बच्ची के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है, आपको इसका ख्याल रखना होगा। ये सुनकर इसकी माँ ने कहा, ये भी कोई कहने वाली बात है। ख्याल तो मैं रखूँगी, बस आप दवाइयाँ दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची का मुजरिम कौन है। वह औरत मेरे क्लिनिक में बैठी रोने लगी। मैंने कहा, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं। मैंने कई बार आपकी बच्ची से पूछा है, आजमा कर पूछने की कोशिश करी, मगर इसकी नज़र में कोई मुजरिम है तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। वह बच्ची बोली कि नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ना ही मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा हो। जो कुछ भी होता है वह अचानक होता है। मैं इस मामले में कुछ नहीं जानती। बच्चे की बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई। मैंने सोचा था कि शायद ये आखिरी बार होगी, मगर अब इस बच्चे के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन इस मामले को तकरीबन कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2 से 3 महीने ही हुए होंगे कि वह औरत फिर से अपनी बच्ची को लेकर मेरी क्लिनिक में आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर वो नाटक कर रही है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए और ना ही इसकी माँ को और ना ही इसकी बच्ची को पता हो। इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करने की जहमत नहीं की, बस दवाइयाँ लिख कर दे दी। मगर बच्ची की माँ बहुत परेशान थी। आंखों से बहते आंसू और साथ ही हाथ काँप रहे थे। बोलती है कि मैं कहाँ जाऊँगी अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ यही सब हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा, मोहतरमा, आज के ज़माने में इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं जितना आप मुझे समझ रही हैं। आपके बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसका मुजरिम आपके घर ही में मौजूद होगा। या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है, आपका शौहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या तो कोई और मामला है जो आप मुझे बता नहीं रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, उसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप उसे हर वक्त अपनी नज़र के सामने रखेंगी तो कोई ऐसा मामला आएगा। उस बच्चे की माँ बोली, यकीन करें कि मैं ऐसा ही करती हूँ, सिर्फ इस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजती हूँ। उसके अलावा ये हर वक्त मेरी नज़रों के सामने है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि मेरी क्लिनिक के दरवाजे पे दस्तक हुई। इसके उम्र की एक लड़की मेरे क्लिनिक में अपनी माँ के साथ दाखिल हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाह रही थी। मैंने देखा कि इस औरत के साथ भी कोई 12 साल लड़की थी और साथ वो खुद भी परेशान खड़ी थी, आंखों में आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देख लिया था, ऐसा लग रहा था कि इसका मामला भी ऐसा ही है। मैंने पहले वाली औरत को घर भेज दिया और दूसरी वाली के पास आई, क्योंकि वह मेरे क्लिनिक में पहली बार आई थी। उसे वक्त देना ज़रूरी था। मैं उसके पास बैठी तो देखा कि इसकी बच्ची भी इसी तरह पेट के दर्द में मुब्तला थी। कहने लगी कि मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द की बहुत फ़िक्र है। उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों को होती है। मैंने बच्ची की तरफ देखा और इसका हुलिया देखकर समझ गई इसके साथ भी पहली वाली का मामला है। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। इस बच्ची के साथ भी वही मामला था जो कि पहली बच्ची के साथ था। अब तो मुझे इस पर अफसोस होने लगा। देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने तब तो इसकी माँ को सच सच बता दिया कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। वह सर पकड़ कर बैठ गई, बोली, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे मुमकिन है।
मैंने उसे पहली वाली बच्चे के बारे में बता दिया, क्योंकि अब माँओं को इस बारे में सोचने की ज़रूरत थी। इस तमाम सूरत हाल के बाद मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फ़ौरन इस बच्चियों के हवाले से पुलिस के साथ रब्ता किया, तमाम किस्सा सुना दिया। हमारे यहाँ के चूँकि पुलिस बहुत बदनाम है, जिसकी वजह से लोग हर मामला पुलिस तक नहीं पहुँचाते। वहाँ डरते हैं, ख़ास तौर पर जब इस तरह के मामलात हों, जब बहू बेटियों के मसाइल हों, तो लोग बातों को दबा लेते हैं कि पुलिस तक बात गई तो ख्वाह बदनामी होगी। खुशकिस्मती से बहुत नेक थानेदार था, जिसने सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन बहुत समझदारी से की। सबसे पहले तो उसने आम लिबास में लेडीज़ पुलिस की हेल्प से बच्चियों का स्कूल पता लगाया। मालूम हुआ कि बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल में तो अच्छी तरह छानबीन की गई, मगर कोई मशकूक चीज़ देखने को ना मिली। लेकिन जब पुलिस ने बच्चियों के मोहल्ले में इन्वेस्टिगेशन की तो एक ऐसे शख्स पर शक हुआ जिसका नाम लेते हुए पुलिस वालों को खतरा था कि पुलिस वालों के कोई जान से न मार दे। एक ऐसा शख्स जो अगर इस पर उंगली भी उठाया जाए तो पूरा मोहल्ला इसकी हिफाजत और गवाही देने के लिए खड़ा हो जाता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि इस मोहल्ले के मस्जिद का इमाम था, मौलवी रहमत शफ़ीक। यहाँ हम इस इमाम मस्जिद का असल नाम बता रहे हैं। मौलवी रहमत शफ़ीक तकरीबन 10 साल से इस मोहल्ले के मस्जिद का इमाम था। मस्जिद इमाम के साथ अटैच घर में रहता था। नमाज रोज़े का पाबंद, हर वक्त तस्बीह हाथ में पकड़े ज़िक्र इलाही में मशगूल। इस शख्स पर इल्ज़ाम तो दूर, शक करने के लिए भी कोई तैयार ना था। मोहल्ले के सब बच्चों को बगैर लालच और मुआवजे के कुरान पढ़ाया करता था। लड़के तो मस्जिद के सहन में पढ़ते थे, लेकिन लड़कियों को उसकी बीवी उसके घर में बापर्दा कुरान पढ़ाती। लेकिन कोई 3 साल पहले इसकी बीवी अपने 4 बच्चों को लेकर अचानक कहीं गायब हो गई। मौलवी साहब ने मोहल्ले के लोगों को बताया कि वो तो खुदा खौफ में चुप था और अल्लाह के डर से अपनी बदकिरदार बीवी की पर्दा पोशी करते थे, वरना इनकी बीवी ने गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात कर रखे थे और वह अपने किसी यार के साथ भाग गई। फिर क्या था, मोहल्ले वालों की नज़र में मौलवी साहब की कद्र और मंजिल बहुत बढ़ गई। किसी का बच्चा बीमार होता तो मौलवी साहब से दम दुरूद करवाता। सारे मोहल्ले मौलवी साहब को बारी बारी खाना भिजवा देते। दूसरी जानिब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला मोहल्ले की लड़कियां जो पहले मौलवी साहब की बीवी से कुरान शरीफ पढ़ती थी, अब मौलवी साहब अपने घर में बापर्दा माहौल में इनको पढ़ाते हैं और अक्सर बच्चियों को खाने पीने की चीज़ें देते हैं। पुलिस ने बहुत खुफिया अंदाज में जब मौलवी साहब के घर की तलाशी ली तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिली कि सबके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसी दरिंदगी तो खुदा की पनाह। वही मौलवी साहब जिसको लोग वलीउल्लाह समझते थे, उसके घर में भारी मिक़दार में दवा और नशीली चीज़ें। पुलिस ने फ़ौरन मौलवी साहब को उठा लिया और अपने रिवायत के अंदर इन्वेस्टिगेशन की तो मौलवी साहब ने तोते की तरह अपनी दरिंदगी की गंदे कामों की हौलनाक दास्तानें बयान की। ये मौलवी मिठाई और चॉकलेट में नशीली दवा मिलाकर अब तक हज़ारों बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका था। इनका मासूम बच्चियों को तो पता भी नहीं होता था कि इनकी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। इनके वालिदैन जिस मौलवी को वली समझते थे, वह दरअसल एक शैतान था। बाद में ये भी पता चला कि मौलवी की बीवी दरअसल नेक औरत थी। उसको मौलवी ने खुद मार पीट कर बच्चों समेत निकाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। आप सब से गुजारिश है, खुदारा आप सब अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद करें। अक्सर जिन लोगों पर हम हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और अपने बच्चों के मामले में तो कभी भी किसी पर एतबार ना करें। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को ऐसे दरिंदों से हमेशा बचा कर रखे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही आपकी सपोर्ट से हमें मज़ीद मेहनत करने का हौसला मिलता है। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का और ख़ास तौर पर अपने बच्चों का तो बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसे ही एक चौंका देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।